Hello everyone, welcome back to your chemistry class. So students, today we are going to study about our last topic of this chapter, that is Van't-Hoff factor. Many of you find it very difficult, but trust me, आज का lecture attend करने के बाद आपको ये difficult बिल्कुल नहीं लगेगा. So let's begin. स्टूडेंट्स, सबसे पहले ना हम अपना प्रीवियस नॉलेज चेक करते हैं एक बार. हमें इतना तो पता है कि जब हम वेंट-ऑफ फैक्टर को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, अभी पहले की बात करते हैं कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं. वेरी सिंपल मैम, यू हैव टोल्ड अस सो मेनी टाइम्स दैट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर दोज प्रॉपर्टीज विच डिपेंड अपॉन द number of particles of the solute and not on its nature. Yes, that means colligative property directly proportional to number of particles of solute, because whatever colligative property we are talking about with respect to the solute, non-volatile solute. So colligative properties are directly proportional to number of particles of non-volatile solute. यस मैम, इतना तो पता है, बस इतना ही पता होना चाहिए. आगे का तो मैं ही पता करवा दूंगी. नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट. अब मैं कोई भी एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पिक करती हूँ. जैसे अभी मैंने ये बीकर बनाया है, आपके आगे बीकर बनाया है और इसके अंदर ये प्योर सॉल्वेंट है. अब इस प्योर सॉल्वेंट के अंदर स्टूडेंट्स मैं एक डाल देती हूँ एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट. ये जो प्योर सॉल्वेंट है ये वोलेटाइल है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल देती हूँ. ये नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल दिया. अब हम अपनी प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर. तो रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर तो हमें ये कहती है कि डेल्टा पी मीन्स लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू द प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट is directly proportional to the mole fraction of the non volatile solute. Yes मैम, इतना तो होता है. लेकिन बच्चे, अगर जो ये मैंने नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट लिया है, मैं आपको एक बार मेंशन कर दूं इस बात को यहाँ पे क्लियरली कि जो ये सॉल्वेंट है ये है वॉलेटाइल सॉल्वेंट. अब वॉलेटाइल सॉल्वेंट में कुछ भी ले सकते हो, वाटर ले सकते हो, वॉलेटाइल सॉल्वेंट. अभी तो मैं वॉलेटाइल सॉल्वेंट ले रही हूँ ताकि मैं जनरलाइज कर सकूँ इस कॉन्सेप्ट को. और जो मैंने ये लिया है वॉलेटाइल सॉल्यूट, सॉरी ये नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट है, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट. इसकी वजह से लोअरिंग होगी. यस मैम, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट की वजह से लोअरिंग होगी. अब ये नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट अभी मैं आपको बताती हूँ कि ये मैंने ले लिया NaCl. ओके मैम, व्हाट मेक्स द डिफरेंस? क्योंकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी तो नेचर पे डिपेंड करती ही नहीं है. आप कुछ भी ले लो, सिर्फ नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है. हाँ बच्चे, बस मैं इसी बात को हाईलाइट करना चाह रही हूँ बार बार कि जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट पे डिपेंड करती है. अब क्या हुआ बच्चे, अब मैंने ध्यान दीजिएगा, ये एक एक्वस सोल्यूशन है. यहाँ पे मैं वाटर ही ले लेती हूँ, एक्वस सोल्यूशन हो गया, क्योंकि जिसमें सॉल्वेंट वाटर होता है वो उसको क्या कह देते हैं, एक्वस सोल्यूशन कह देते हैं. अब ये एक्वस सोल्यूशन में अगर मैंने सॉल्यूट, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट मैंने NaCl डाला, तो बच्चे सपोज मैंने डाला 1 मोल, तो हमें तो लगेगा कि हाँ 1 मोल पार्टिकल्स है. अब मैंने डाला 1 मोल, तो हमें तो लगेगा कि 1 मोल पार्टिकल्स है. बट नो स्टूडेंट्स, ऐसा नहीं होता. क्यों मैम? ध्यान दीजिएगा. ऑन एडिंग non volatile solute in aqueous solution, what happens? NaCl dissociates. Yes ma'am, we know that NaCl is an ionic compound और aqueous solution में जाने पे तो वो डिसोशिएट करेगा ही. Na पॉजिटिव में डिसोशिएट करेगा और Cl माइनस में. लेकिन हमने लिया क्या था? हमने लिया तो 1 मोल था, 1 मोल NaCl लिया था, तो हमारी नज़र में तो 1 मोल पार्टिकल्स हुए. बट होता क्या है, देखो कहानी, डिसोशिएट हुआ ना, आंखें खुली थोड़ी सी, अब और खुलेंगी. इसका मतलब ये हुआ बच्चों, NaCl अगर मैं 1 मोल ले रही हूँ, दैट मीन्स 1 मोल NaCl gave 1 मोल Na पॉजिटिव आयन एंड 1 मोल Cl माइनस आयन. दैट मीन्स हमने डाला 1 मोल था, लेकिन सोल्यूशन में जाने के बाद पार्टिकल्स कितने बन गए? 2 मोल्स बन गए. 1 मोल Na पॉजिटिव के और 1 मोल Cl माइनस के. इजंट इट?
यस मैम, ये तो हो गया। इसका मतलब जो हमने सोचे थे नंबर ऑफ पार्टिकल्स की तो डबल पार्टिकल्स बन गए। इसका मतलब जो हमने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कैलकुलेट की थी, जैसे इस केस में हमने रिलेटिव लॉगरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कैलकुलेट की थी, वो क्या होगी, गलत आ गई, क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल्स ही हमने गलत लिए जो लेने थे। हाँ, तो इसका मतलब ये हुआ जो हमने अब तक 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, उसमें हमने 4 फॉर्मूले पढ़े थे। वो चारों फॉर्मूले में हम जो वैल्यू ले रहे थे उसके थ्रू अगर निकालें, अगर एसोसिएशन हो जाता है, डिसोसिएशन हो जाता है, तो वैल्यू गलत आ जाती है। हाँ जी मैम, बिल्कुल आ जाती है। तो जो हम इन जो पहले 4 फॉर्मूले पढ़े थे ना हमने, जैसे इसके केस में पढ़ा और ऑस्मोटिक प्रेशर के केस में पढ़ा पाई इक्वल्स टू CRT, ऐसे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर तो मैंने बताई दिया, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, उन सब के अंदर मतलब ये फॉर्मूले गलत हैं। मतलब अगर एसोसिएशन और डिसोसिएशन हो जाएगा तो वैल्यू तो कुछ अलग ही आएगी। मतलब जो ऑब्जर्व्ड है, अब हमें ये पता कैसे चला ये गलत है, क्योंकि जब हमने एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट किया ना बच्चे, तब पता चला कि वैल्यू तो कुछ और आ रही है और इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कुछ और आ रही है। दैट मीन्स कि कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। तो कुछ गड़बड़ है, तो इसका मतलब जो ये गड़बड़ वाला पार्ट है, मैं आपको बता देती हूँ, जो ये गड़बड़ वाला पार्ट है, यानी कि जो हमने सिंपल 4 फॉर्मूले पढ़े थे बिफोर वेंट ऑफ फैक्टर, जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के पढ़े थे, उनको हम कह देते हैं उनके थ्रू जब हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी निकालते हैं उसको कह देते हैं कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। और जब हम एक्सपेरिमेंटली पता करते हैं हो कुछ अलग ही आ रहा है, वो होता है ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। आई बात समझ में? थोड़ा थोड़ा आया होगा, थोड़ा थोड़ा आगे आ जाएगा, और पूरा पूरा आज कर ही देंगे, समझ में आ जाएगा पूरा। 2 चीजें हैं बच्चे, 2 चीजें निकल के आती हैं। कौन कौन सी 2 चीजें? एन थ्योरेटिकल, एन ऑब्जर्व्ड। ये क्या है मैम? बच्चे एन थ्योरेटिकल मीन्स नंबर ऑफ मोल्स एडेड। जैसे कि अभी में हमने ऐड किया था 1 मोल NaCl, हमने अपनी तरफ से तो 1 मोल NaCl गया है, डिसोशिएट हो रहा है, एसोशिएट हो रहा है, हमें क्या पता। और एन ऑब्जर्व्ड मतलब कि नंबर ऑफ मोल्स इन नंबर ऑफ फाइनल मोल्स इन सोल्यूशन, मतलब सोल्यूशन के अंदर क्या कहानी हुई वो होता है। ठीक है बच्चे। अब वेंट ऑफ फैक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं बच्चे आई से, स्मॉल आई से। तो बच्चे ये है वेंट ऑफ फैक्टर का फॉर्मूला, एन ऑब्जर्व्ड डिवाइडेड बाय एन थ्योरेटिकल, जिसको एनसीईआरटी में ये भी कहा गया है टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल आफ्टर एसोसिएशन और डिसोसिएशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल बिफोर एसोसिएशन और डिसोसिएशन। जो मैंने आपको समझा दिया है कि इन बड़ी बड़ी टर्म्स का क्या छोटा छोटा मतलब होता है। आगे बात समझ में इतनी आपको आई। अब हम स्पेसिफिकली पढ़ते हैं। देखो ये वाला फॉर्मूला वैलिड होगा हर जगह, ये फॉर्मूला वैलिड होगा हर जगह। अब हम स्पेसिफिकली पढ़ते हैं जब एसोसिएशन होता है तो क्या केस होता है, और जब डिसोसिएशन होता है देन व्हाट इज द केस। सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट केस इज केस 1 when dissociation happens। अब इसके केस में क्या होता है, मैं पहले वाला एग्जांपल लेती हूँ NaCl का, जिसमें डिसोसिएशन होता है। हमने NaCl लिया और वो डिसोशिएट होता है Na पॉजिटिव और Cl माइनस में, एक्वस सोल्यूशन में तो होता ही है। जैसे एट टाइम t इज इक्वल्स टू 0, एट टाइम t इज इक्वल्स टू 0 ये हमने ले लिया 1 मोल लिया, और शुरुआत में तो इनका कोई डिसोशिएट ही नहीं हुआ था, लेकिन एट टाइम t इज इक्वल्स टू t, एट टाइम इज इक्वल्स टू t, यहाँ पे क्या हुआ, अगर ये फुल्ली डिसोशिएट होता है, अभी फुल्ली डिसोशिएट का केस लगा लेते हैं, बाद में 50% होता है, 70% होता है, उसका भी समझाती हूँ मैं, लेकिन अभी के लिए आप जनरलाइज्ड फॉर्मूला भी बताऊंगी, अभी NaCl के लिए समझ लीजिए। अब NaCl है, अगर ये फुल्ली डिसोशिएट होता है, यहाँ 0 हो जाएगा, इसका 1 बन जाएगा, जो स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट होता है ना बच्चे, वही लेना होता है, और यहाँ पे जो था उससे मल्टीप्लाई करना होता है 1 ठीक है। अब यहाँ पे आई की वैल्यू बताओ मुझे। आई की वैल्यू वेरी सिंपल, आई की वैल्यू मैम ये होगी, आपने बताया था एन ऑब्जर्व्ड डिवाइडेड बाय एन थ्योरेटिकल। एन ऑब्जर्व्ड मीन्स कि बाद में कितनी हुई, सोल्यूशन में कितनी हुई, 1 + 1 2 हुई मैम। तो पहले मैं फॉर्मूला ही लिख देती हूँ, एन ऑब्जर्व्ड डिवाइडेड बाय एन थ्योरेटिकल, इसको सबस्क्रिप्ट में लिखना। एन ऑब्जर्व्ड 2 और थ्योरेटिकल मतलब हमने डाली कितनी थी 1, तो यहाँ पे आई की वैल्यू कितनी आई बच्चे 2 आई। आई की वैल्यू कितनी आई बच्चे 2 आई। इतना समझ में आया आपको?
चलो अब आगे पढ़ते हैं। अब हम जनरल एक्सप्रेशन पे आएंगे कि जनरल एक्सप्रेशन, ये तो NaCl का केस था, जनरल एक्सप्रेशन कैसे फाइंड आउट करते हैं स्टूडेंट्स। अब हम जनरल एक्सप्रेशन फाइंड आउट करते हैं एस डिसोसिएशन के केस में। जैसे कि जनरल एक्सप्रेशन मैंने लिख दिया है यहाँ पे, कोई है हमारा कंपाउंड या मॉलिक्यूल AN, और वो डिसोशिएट होने के बाद हमारा, जैसे कि NaCl Na पॉजिटिव और Cl माइनस में टूट रहा था, ये AN जो है Na में टूट जाता है, डिसोशिएट हो जाता है, मतलब 1 मोल N मोल्स बनाता है हमारा। देखो एट टाइम t इज इक्वल्स टू 0 क्या होता है, टाइम t इज इक्वल्स टू t कितना होता है, t इज इक्वल्स टू 0 में क्या होगा, इनिशियली इसका 1 है और यहाँ पे कुछ भी नहीं बनेगा इनिशियली तो, लेकिन आफ्टर सम टाइम क्या होता है, अगर इसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा है, इसकी डिग्री ऑफ अल्फा यहाँ पे क्या बता रहा है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बता रहा है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन माय डियर स्टूडेंट्स। ठीक है मैम, ये 1 माइनस अल्फा, लेकिन यहाँ पे अल्फा देखो 1 था तब 0 था, 1 था तभी, अगर 100% डिसोशिएट होगा तो n बनेगा, और अगर अल्फा डिसोशिएट हो रहा है तो कितना बनेगा, अल्फा n बनेगा। यूनिटरी मेथड, अगर एक पूरा डिसोशिएट होता तो n बनता, लेकिन सिर्फ अल्फा डिसोशिएट हुआ है तो कितना बनेगा, अल्फा n बनेगा। ओके मैम, वेरी सिंपल। तो बच्चे यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ये जो है ये हो गया हमारा n थियोरेटिकल और ये हो गया हमारा n ऑब्जर्व्ड। अब हम फाइंड आउट करते हैं I का एक्सप्रेशन। I का एक्सप्रेशन क्या कह रहा था, n थियोरेटिकल डिवाइडेड बाय n ऑब्जर्व्ड, n थियोरेटिकल डिवाइडेड बाय n ऑब्जर्व्ड, यही तो कह रहा था I का एक्सप्रेशन। तो n थियोरेटिकल कितना है, 1 है मैम, ये कह रहा था, ये नहीं कह रहा था बच्चे, यही बात ध्यान देनी है। n ऑब्जर्व्ड, वैसे मेरे से मिस्टेक हो गई थी अभी, डिवाइडेड बाय n थियोरेटिकल, ये होता है। अब n ऑब्जर्व्ड कितना है मैम, 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा n। ओके स्टूडेंट्स, और n थियोरेटिकल 1, इतना ही था। अगर मैं इसको अगर मैं अल्फा को कॉमन लेती हूं तो क्या आ जाता है, 1 प्लस अल्फा n माइनस 1, ये वैल्यू आ जाएगी, और यही है हमारा एक्सप्रेशन। अगर मैं अलग से हाईलाइट करके लिखूं इसका एक्सप्रेशन, 1 प्लस अल्फा n माइनस 1 जो होता है, ये होता है डिसोशिएशन के केस में वेंट ऑफ फैक्टर की वैल्यू। अगर आप देखो ये इजीली निकल जाएगा, मैंने आपके आगे निकाल के दिखाया है, आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए n ऑब्जर्व डिवाइडेड बाय n थियोरेटिकल। अगर नहीं भी निकलता आपसे, वैसे तो निकल जाना चाहिए, तो न्यू में लर्न दिस वैल्यू, ये फॉर्मूला आप याद कर सकते हैं। लेकिन विदाउट फॉर्मूले भी होते हैं क्वेश्चंस, मैं ये नहीं कह रही कि नहीं होते, पर अभी के लिए जो मैं करा रही हूँ मेथड, ये ईजी है इसीलिए करा रही हूँ, जो बुक में दिया हुआ है वो वाला तरीका भी कराएंगे। ठीक है बच्चे। अच्छा, अब आप ये देखो कि 1 में कुछ ऐड हो रहा है, 1 प्लस अल्फा n माइनस 1, तो जो I की वैल्यू होती है डिसोशिएशन के केस में, इन केस ऑफ डिसोशिएशन जो I होता है, इट विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन 1। ठीक है। और बच्चे एक और बात है, क्वेश्चंस में कई बार ये मेंशन नहीं होगा कि आपका जो मॉलिक्यूल है या कंपाउंड है वो इट अंडरगोज डिसोशिएशन, वो आपको खुद फिगर आउट करना है। जैसे आयनिक कंपाउंड है वो तो डेफिनेटली जाएगा वाटर के अंदर, डिसोशिएट होगा, तो ये आपको खुद फिगर आउट करना है। लेकिन जब एसोसिएशन का केस होगा, इट विल ऑलवेज बी मेंशन्ड। ठीक है। अब बात करते हैं कुछ एग्जाम्पल्स की। जैसे कि फर्स्ट एग्जाम्पल मैं लेती हूँ, क्या लूँ मैं, हाँ फर्स्ट एग्जाम्पल मैं लेती हूँ NaCl का, और इसमें अल्फा की वैल्यू दी हुई है, या तो अल्फा की वैल्यू परसेंटेज में नहीं दी होगी, सिंपल एक नंबर होगा वो होगा
या फिर परसेंटेज में दी होगी। अल्फा 100% है। 100% का क्या मतलब हो जाता है माय डियर स्टूडेंट्स? परसेंट। पर मीन्स डिवाइडेड, सेंट मीन्स 100। सो अल्फा की वैल्यू यहाँ से हम क्या पता कर सकते हैं कि अल्फा की वैल्यू कितनी होगी? अल्फा 100% परसेंट, तो अल्फा की वैल्यू कितनी हुई बच्चे? 1 हुई। अब ये हमें पता करना है आई की वैल्यू क्या होगी इसके केस में। आई की वैल्यू फाइंड आउट करना बहुत ही सिंपल है। मैम ने एक फॉर्मूला बताया है डिसोसिएशन के केस में, 1 प्लस अल्फा n-1, ये फॉर्मूला है। यस मैम। अब n क्या लेंगे मैम? हम n वो लेंगे अगर ये 100% डिसोशिएट होता, अगर हमारा NaCl 100% डिसोशिएट होता, मतलब अगर ये पूरा ही डिसोशिएट हो जाता, पूरा ही टूट जाता, Na पॉजिटिव Cl माइनस, तो कितने में होता? 1 ये होता, 1 ये होता, तो n की वैल्यू कितनी हो जाती है? 2 हो जाती है। तो 1 प्लस अल्फा की वैल्यू कितने फाइंड आउट किया हमने? 1, और n कितना है इस n की वैल्यू? 2 माइनस 1, तो क्या हुआ? इसकी वैल्यू कितनी हो गई बच्चे? 2 हो गई। यानी कि जब 100% डिसोशिएट होगा तो इसकी वैल्यू 2 होगी। अब सेकेंड एग्जाम्पल ले लेते हैं NaCl का ही, और उसके केस में मैं दिखाती हूँ कि 50% डिसोशिएशन है, NaCl ही है, और इसका जो डिसोशिएशन है वो है 50%। अब आई की वैल्यू कितनी होगी बच्चे? देखो 50%, 50% यानी कि 50 पर मीन्स डिवाइडेड, सेंट मीन्स 100, तो ये कितनी होगी? 1/2, 0.5। हाँ जी बच्चे, इतनी होगी। अब आई का क्या फॉर्मूला है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन में एक ही है, 1 प्लस अल्फा n-1। हाँ जी, बिल्कुल यही है। अब इसके केस में n की वैल्यू वही लेनी है कि अगर ये पूरा टूट जाता, पूरा डिसोशिएट हो जाता तो कितनी होती। तो मैंने जैसे इसके केस में दिखाया, Na पॉजिटिव में टूटता और Cl माइनस में, तो n की वैल्यू कितनी हो जाती? 2 में टूटता ना चाहिए, तो 2 हो जाएगी। n की वैल्यू 2 ही रहेगी NaCl के केस में। 1 प्लस, अब अल्फा की वैल्यू कितनी है? 0.5, और n की वैल्यू कितनी है बच्चे? 2 माइनस 1, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1.5। आई की वैल्यू इतनी आ जाएगी इस केस में। ठीक है बच्चे। अब एक और केस लेते हैं ताकि बिल्कुल कोई कंफ्यूजन ही ना बचे। NaCl के अलावा भी कोई केस ले लेते हैं। थर्ड केस ले रही हूं मैं Na2SO4 का, Na2SO4 का केस ले रही हूं। और इस केस में देखो, इस केस में ना हमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन सपोज नहीं दिया हुआ। व्हेनेवर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज नॉट गिवन, लेट मी हाईलाइट दिस पॉइंट, व्हेनेवर अल्फा वैल्यू, that is degree of dissociation value, is not mentioned, it is supposed to be taken as, supposed to be taken as 1। ठीक है बच्चे, ये हो जाएगा। अब इसके केस में कैसे करेंगे? आई का तो वही फॉर्मूला है, 1 प्लस n-1 अल्फा, ये था हमारा फॉर्मूला। 1 की वैल्यू तो 1 ही है, और n की वैल्यू देखो, Na2SO4 पूरा टूट जाता तो क्या होता? 2 Na पॉजिटिव बनते। अगर ये पूरा टूट जाता तो कितने बनते? 2 Na पॉजिटिव में डिसोशिएट होता ये, और एक SO4 2 माइनस SO सल्फेट आयन में टूट जाता, तो टोटल कितने हो जाते? 3 हो जाते। तो n की वैल्यू कितनी हो गई? 3 हो गई इसके केस में। तो 3 माइनस 1 अल्फा की वैल्यू दी नहीं हुई तो क्या लेनी है? 1 लेनी है। तो क्या हो जाएगी इसकी वैल्यू? 2, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 3। आया हमको थोड़ा थोड़ा समझ में? अब बात करते हैं हम केस ऑफ एसोसिएशन। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स हम केस 2 की, इन केस ऑफ एसोसिएशन। इस केस में जो अल्फा है इसको हम ले लेते हैं डिग्री ऑफ एसोसिएशन, डिग्री ऑफ एसोसिएशन। अब इसका जनरल फॉर्मूला, जनरल एक्सप्रेशन फाइंड आउट करते हैं। जनरल एक्सप्रेशन इसका कुछ इस तरीके से होता है, सपोज Na है, Na मोल्स है, n मोल्स है A के, तो वो एसोसिएट हो जाएंगे, हो जाएंगी एक बनाने के लिए। एक में एसोसिएट, पहले n थे अब 1 हो गया है,
तो हुआ क्या, इनिशियली तो क्या था और एक पर्टिकुलर टाइम के बाद क्या था, इनिशियली तो ये 1 था, इसको 1 लेके चलेंगे क्योंकि आपको कंफ्यूजन हो कि सपोज ये 1 है तो 1 पे इन्होंने बिल्कुल डिसोशिएट नहीं किया। लेकिन अगर डिग्री ऑफ एसोसिएशन है, डिग्री ऑफ एसोसिएशन यानी कि इसने एसोसिएट कर लिया, जब n था तब ये 1 बना रहा था, अभी अल्फा है तो कितना बनाएगा, n 1 में चेंज हो गया यानी कि कम हुआ है। तो हमने जूनियर क्लासेस में पढ़ा है कि जब कम करते हैं तब हम डिवाइड करते हैं, जब n था तब 1 बना रहा था, जब अल्फा है तो कितना बनाएगा, अल्फा बाय n बनाएगा। इतनी बात आगे समझ में। और इस केस में ये जो ऊपर वाला है ये है n थ्योरेटिकल, मतलब पहले वाले केस में भी यही था, और नीचे वाला n ऑब्जर्व्ड। i की वैल्यू क्या होती है, i n ऑब्जर्व्ड डिवाइडेड बाय n थ्योरेटिकल। ठीक है स्टूडेंट्स, तो n ऑब्जर्व्ड कितना है, 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाय n, और n थ्योरेटिकल कितना लिया था हमने, 1 लिया था। तो जो फाइनल एक्सप्रेशन आया हमारा वो आया i, अल्फा को कॉमन ले लेंगे हम, 1 प्लस अल्फा 1 बाय n माइनस 1। आप ये फॉर्मूला डिराइव भी कर सकते हो, अगर किसी को डेरिवेशन ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगे तो ये लर्न भी कर सकते हैं, इट्स अप टू यू, मैंने तो करा दिया। इसके कुछ एग्जांपल्स मैम, जैसे कि जो हमारे एसिड्स होते हैं वो हमारे जो नॉन पोलर सॉल्वेंट्स होते हैं उसमें डाइमर बना देते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल जो हमारा कोई भी एसिड ले लो, जैसे RCOH ले लेते हैं, ये किसी भी नॉन पोलर सॉल्वेंट में, जैसे कि बेंजीन में, नॉन पोलर सॉल्वेंट में डाइमर बना देता है। डाइमर कैसे बनाएगा ये, डाइमर मतलब 2 यूनिट्स मिलके एक बना देते हैं, डाइमराइज होना इसे कहते हैं कि 2 यूनिट्स है, एक RCOH ये RCOH ये एक यूनिट बना देता है। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या हुए हमारे, कम हो गए, नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम हो गए। और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है। कैसे बनाता है मैम, देखो मैं आपको एक बार स्ट्रक्चर ड्रॉ करके दिखा देती हूँ। RCOOH, सिमिलरली यहाँ पे भी RCOOH। जो ये होता है बच्चे, ये O और H के बीच में यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म हो जाती है, इसकी वजह से ये एक यूनिट बन जाता है। अब क्वेश्चन में ये हमेशा मेंशन होगा कि एसोसिएशन हो रही है। एक केस 3 होता है, केस 3 ये होता है कि व्हेन नो एसोसिएशन एंड डिसोसिएशन टेक्स प्लेस, व्हेन नो एसोसिएशन और डिसोसिएशन टेक्स प्लेस, डिसोसिएशन टेक्स प्लेस, उसके केस में क्या करना होता है, टेक्स प्लेस, हमें जो I की वैल्यू है ना, अब उसके केस में क्या होगा, n थ्योरेटिकल तो n ऑब्जर्व्ड के इक्वल ही होगा उसके केस में, जब कोई एसोसिएशन और डिसोसिएशन नहीं हो रही है तो उसके केस में I की वैल्यू क्या हो जाती है, 1 हो जाती है। अब ये उन स्टूडेंट्स के लिए बल्ले बल्ले होगी जो वेंट ऑफ फैक्टर पढ़ के नहीं गए और ये वाला केस आ गया, क्योंकि अब जो हमने पहले 4 फॉर्मूले पढ़े थे ना कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में, जैसे पाई इक्वल्स टू CRT, रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, वो फॉर्मूले चारों वैलिड हो जाएंगे। लेकिन अगर गलती से ऊपर वाले केस आ गए तो फिर उन्होंने जितना भी पढ़ा है ना वो वेस्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चे, अब इसके एग्जांपल्स मैम, इसके एग्जांपल्स हैं बच्चे, जैसे कि आप ले लो यूरिया, जैसे कि आप ले लो ग्लूकोज, जैसे कि आप ले लो सुक्रोज। ठीक है बच्चे, ये हो जाएंगे इसके एग्जांपल्स। अब मूविंग अहेड मैम, फॉर्मूले में कहाँ पे चेंजेस आएंगे, मतलब जो हमने 4 फॉर्मूले पढ़े थे उनमें कहाँ चेंजेस आएंगे, जहाँ जहाँ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट दिए होंगे ना बच्चे, वहाँ उसके साथ आपको वेंट ऑफ फैक्टर I मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि वो आएगा एसोसिएशन और डिसोसिएशन के बाद। जैसे मैं वो चारों फॉर्मूले एक बार करा देती हूँ कि रिवाइज्ड वर्जन क्या है वेंट ऑफ फैक्टर इंट्रोड्यूस होने के बाद लाइफ में।
ये है विच हमारे 4 फॉर्मूले जो हमने वेंट ऑफ फैक्टर से पहले डिस्कवर किए थे। लेकिन जब वेंट ऑफ फैक्टर लाइफ में आ जाता है उसके बाद क्या चेंजेस होते हैं बच्चे, ये मैंने खोल के लिख दिया है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। मैंने यहाँ मेंशन कर दिया कि बी सॉल्यूट है हमारा और ए सॉल्वेंट है। अब जहां जहां हमारा आई की वैल्यू आएगी, जहां जहां हमारे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आएंगे वहां वहां हम आई को इनकॉर्पोरेट करेंगे, जैसे कि यहाँ पे इस वाले फॉर्मूले में ये चेंजेस आएंगे। लेकिन फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशंस हमारा क्या फॉर्मूला था, फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशंस हमारा ये फॉर्मूला था NB/Na। तो उसके केस में क्या होगा, जो चेंजेस आएंगे हमारे फॉर्मूले में वो आएंगे डेल्टा P नॉट क्या आ जाएगा INB/Na। ये है रिवाइज्ड वर्जन फॉर्मूले का, ये है हमारा फॉर्मूले का रिवाइज्ड वर्जन कि आई की वैल्यू ज़रूर आएगी। इसके केस में भी यहाँ आई की वैल्यू आएगी, नीचे भी डिवाइड होगा जब ये वाला केस हो जाएगा। इसको मैं अलग से मेंशन करती हूँ यहाँ पे, डेल्टा P नॉट डिवाइडेड बाय P। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि अब ये हो गया, जहाँ जहाँ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आएंगे वहाँ वहाँ आई की वैल्यू आएगी। लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में यही वाला फॉर्मूला वैलिड हो जाता है क्योंकि हम डाइल्यूट सॉल्यूशंस में ज़्यादा डील करते हैं। लेकिन यू नेवर नो, कभी भी कुछ भी हो सकता है। अब बच्चे, अब बात आती है ये एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में क्या था कि मोलैलिटी थी। मोलैलिटी पे क्या होता है, मोलैलिटी का क्या फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आ गए यहाँ पे, तो यहाँ पे आई से मल्टीप्लाई होगा और ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा हमारा। तो ये हमारा होगा रिक्वायर्ड फॉर्मूला। ठीक है बच्चे। उसके बाद सिमिलरली इसके केस में जो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा वो बन जाएगा आई, यहाँ पे आई लग जाएगा, बाकी सारी चीजें सेम है। ऐसे ही सी हमारा ये पाइस इज इक्वल्स टू CRT में सी मोलैरिटी होता है और मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है ना, तो यहाँ पे भी अगेन हम मल्टीप्लाई करेंगे आई से। तो ये हम हमारे 4 फॉर्मूले हो जाते हैं। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आई एम अलाउइंग यू। 1 2 3 1 2 3। NCERT में आई के 2 और फॉर्मूले दे रखे हैं। आई के 2 और फॉर्मूले क्या हैं, आई के फॉर्मूले ये हैं कि ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ये CP लिख सकती हूँ मैं, लेकिन चलो खोल के ही लिख देती हूँ इन केस यू आर टेकिंग स्क्रीनशॉट्स। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइडेड बाय कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। इसका मतलब क्या हुआ बच्चे, वैसे तो जो मैंने अभी तक कराया है ना उससे आपके सारे न्यूमेरिकल्स हो जाएंगे, लेकिन फिर भी अगर आप NCERT रीड करने पे आओ तो आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, इसलिए मैंने ये फॉर्मूले नोट डाउन किए हैं। इसका मतलब ये हुआ ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी मीन्स ये तो हमने एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट किया, जो आई वाई की वैल्यू फाइंड आउट करके एक्सपेरिमेंटली, तो ये वैल्यू आती है ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में। और कैलकुलेटेड में अगर हम आई की वैल्यू ना लगाए और जो हमने 4 फॉर्मूले पहले पढ़े थे विदाउट द वैल्यू ऑफ आई, तो वो जो वैल्यू फाइंड आउट होगी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वो होती है कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब दूसरा एक ये था जो फॉर्मूला गिवन है NCERT में, वो ये है नॉर्मल मोलर मास किसे कह रहा है, ये नॉर्मल मोलर मास बच्चे ये उसे कह रहा है जो हम कैलकुलेट करते हैं ना सिंपली, जैसे NaCl का फाइंड आउट किया मोलर मास, अभी बताती हूँ रुको, और एबनॉर्मल मोलर मास डिवाइडेड बाय एबनॉर्मल मोलर मास। अब ये क्या है मैम, नॉर्मल मोलर मास तो हम जैसे कैलकुलेट करते हैं, जैसे कि मैंने कैलकुलेट किया, किसका फाइंड आउट करूँ मैं नॉर्मल मोलर मास, जैसे मैं फाइंड आउट करती हूँ बेंजोइक एसिड का फाइंड आउट करती हूँ, बेंजोइक एसिड का नॉर्मल मोलर मास C6H5COOH। इसका जो नॉर्मल मास हो जाएगा बच्चे, वो कैसे कैलकुलेट करेंगे इसका नॉर्मल मोलर मास, 6 इंटू C क्या है, कार्बन है, कार्बन का कितना एटॉमिक मास होता है 12,
+5, हाइड्रोजन का कितना होता है 1, अगेन कार्बन इसका 6 और ऑक्सीजन के 2 हैं तो 2 × 16 और हाइड्रोजन का 1 है। ये आप कैलकुलेट करोगे तो इसका जो मोलर मास आएगा वो आएगा 122 ग्राम पर मोल। ये हो गया नॉर्मल मोलर मास। लेकिन अगर जो हमने 4 फॉर्मूले बहुत पहले पढ़े थे विदाउट द वैल्यू ऑफ आई, जो 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के फॉर्मूले पढ़े थे हमने, उसकी मदद से अगर मैं मोलर मास फाइंड आउट करूं विदाउट द वैल्यू ऑफ आई जो पढ़े थे हमने, उसकी मदद से जो मैं मोलर मास फाइंड आउट करूं, मोलर मास फाइंड आउट कर सकते हैं क्योंकि वहां पे हमें कंसंट्रेशन की वैल्यूज तो पुट करनी होती है, किसी में मोलैलिटी, किसी में मोलैरिटी, किसी में मोल फ्रैक्शन, तो वहां से हम मोलर मास फाइंड आउट कर सकते हैं। तो उसके थ्रू जो मोलर मास आता है वो जो एक्चुअल मोलर मास होता है उससे एक्सपेक्टेड हाई आ सकता है और लो आ सकता है। इसीलिए उसको क्या कह देते हैं, उसको कह देते हैं एबनॉर्मल मोलर मास, जो कि हम कैलकुलेट करके फाइंड आउट करते हैं विदाउट द वैल्यू ऑफ आई। तो जो मोलर मास होता है वो गलत आता है या कह सकते हैं एबनॉर्मल आता है। ठीक है बच्चे, तो वो होता है। अब मैंने कहा कि मैं इन 2 फॉर्मूले के बिना भी मैं पहले जो मैंने फॉर्मूले कराए हैं, पहले जो मैंने तरीके बताए हैं उसके थ्रू भी मैं हम न्यूमेरिकल कर सकते हैं, लेकिन इसके थ्रू भी कर सकते हैं। तो मैं दोनों के थ्रू करवा के दिखाऊंगी और फिर देखते हैं आपको कितना समझ में आता है। बिफोर मूविंग अहेड माय डियर स्टूडेंट्स, लेट मी टेल यू वन थिंग। ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वो होती है जो एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट की जाती है, और कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वो होती है जो कि हमने वो जो 4 फॉर्मूले थे ना कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के, विदाउट द वैल्यू ऑफ आई, विदाउट द वैल्यू ऑफ वेंट ऑफ फैक्टर, वो होती है कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। और जो ऑब्जर्व्ड होती है, जो एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट की गई कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की वैल्यू होती है बच्चे, वो वैल्यूज होती हैं जो आई के साथ फाइंड आउट की जाती है। इज इट क्लियर? मतलब जो आई के साथ वाले फॉर्मूले हैं वो ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में आते हैं, और जो कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वो होती है जो हमने विदाउट आई के जो 4 फॉर्मूले अब तक चैप्टर में पढ़े थे वो काम आते हैं। ऑब्जर्व्ड एक्सपेरिमेंटली होती है। और वैसे ही जो नॉर्मल मोलर मास होता है बच्चे, वो जो हम नॉर्मली कैलकुलेट करते हैं ना, जैसे ये वाला फॉर्मूले C6H5COOH, ये होता है बेंजोइक एसिड, मैंने बताया आपको। बेंजोइक एसिड का जो मैंने नॉर्मली फाइंड आउट किया ये होता है नॉर्मल मोलर मास। और एबनॉर्मल मोलर मास क्या होता है? एबनॉर्मल मोलर मास वो होता है कि जो विदाउट आई की वैल्यू से कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी फाइंड आउट हुई है ना, यानी कि जो कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, उनके थ्रू जो फॉर्मूला जो मोलर मास फाइंड आउट होता है उसको कह देते हैं एबनॉर्मल मोलर मास, क्योंकि वो जो कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी थी वो भी खुद एबनॉर्मल थी। तो एबनॉर्मल मोलर मास को अगर मैं डिफाइन करने पे आऊं तो एबनॉर्मल मोलर मास वो मोलर मास होता है जो एक्चुअल मोलर मास से क्या होता है, या तो ऊपर होता है या नीचे होता है, यानी कि या तो उसकी वैल्यू ज्यादा होती है या कम होती है। और ये किसके थ्रू फाइंड आउट किया जाता है? अगर हम कैलकुलेट करते हैं ना कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को विदाउट द वैल्यू ऑफ आई, तब हमारा ये फाइंड आउट होता है। चलो बच्चे अब करते हैं न्यूमेरिकल। तो ये है हमारा गिवन न्यूमेरिकल। इट स्टेट्स 2 ग्राम ऑफ बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड का फॉर्मूला गिवन है, बट इन एग्जाम इट माइट नॉट बी गिवन। डिजॉल्व्ड इन, मतलब इसका मतलब ये हुआ कि बेंजोइक एसिड क्या है? हमारा सॉल्यूट है। बच्चे एक बात मैं मार्क कर देती हूँ कि जो सॉल्यूट है मैं उसको 2 से रिप्रेजेंट करूंगी और सॉल्वेंट को 1 से। पहले मैं अपने तरीके से करूंगी, फिर जो ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइडेड बाय कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी उससे कर लेंगे। आप देख लेना आपको कौन सा फॉर्मूला ज़्यादा, कौन सा मेथड ज़्यादा अप्रोप्रिएट लग रहा है। अकॉर्डिंग टू यू, यू कैन डू इट। तो यहाँ कह रहा है 2 ग्राम बेंजोइक एसिड जो कि एक सॉल्यूट है, तो यानी कि जो W2 है, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट कितना दे रखा है हमें? 2 ग्राम दे रखा है। जो गिवन वैल्यूज है वो लिख रही हूँ पहले मैं। डिजॉल्व इन 25 ग्राम ऑफ बेंजीन, यानी कि बेंजीन हमारा सॉल्वेंट है और इसका गिवन मास कितना है? 25 ग्राम है। shows a depression in freezing point equal to 1.62. My dear students, it is mentioning shows means that this is the observed colligative property, that is it includes I in it, vent of factor in it. Observed colligative property, observed value of delta TF I could say कितनी दे दी इन्होंने? 1.62 केल्विन दे दी। मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट KF की वैल्यू कितनी दे रहा है ये? 4.9 केल्विन kg पर मोल, केल्विन kg पर मोल। यहाँ पे बताना है डिग्री ऑफ एसोसिएशन बतानी है।
परसेंटेज ऑफ डिग्री ऑफ एसोसिएशन बतानी है परसेंटेज में। वेरी सिंपल। अगर आप इस मेथड से जाएंगे, मुझे पर्सनली ये वाला मेथड ज़्यादा पसंद है, बट आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो ये हमसे पूछ रहा है अल्फा की वैल्यू, डिग्री ऑफ एसोसिएशन की वैल्यू। अब अल्फा की वैल्यू तो आई के फॉर्मूले में आती है, वेंट ऑफ फैक्टर के फॉर्मूले में आती है, और डिग्री ऑफ एसोसिएशन के केस में क्या फॉर्मूला होता है, 1 प्लस अल्फा 1/n माइनस 1, ये फॉर्मूला होता है। हाँ जी, ये फॉर्मूला होता है। अब यहाँ से मैं क्या कर सकती हूँ, किसकी वैल्यू निकाल सकते हो। देखो n की वैल्यू पूछोगे मुझसे, तो n की वैल्यू तो 2 ही होगी। 2 क्यों होगी बच्चे, क्योंकि यहाँ पे ये कह रहा है कि ये एक डाइमर बनाता है, यहाँ पे मेंशन था, या डाइमर बनाता है, इसीलिए n की वैल्यू 2 हो जाएगी यहाँ पे। अच्छा, अभी i की वैल्यू कहाँ पे पुट करेंगे, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वाले फॉर्मूले में पुट करेंगे। और शोज यानी कि ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, दैट मीन्स इट इंक्लूड्स द वैल्यू ऑफ आई। तो डेल्टा टी एफ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आई के एफ, के मीन्स मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट एंड मोलैलिटी। मोलैलिटी की क्या वैल्यू होती है बच्चे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, वो कितना होता है, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। मास ऑफ सॉल्वेंट कितना दिया हुआ है, W1, ये 25 ग्राम नहीं, लेकिन ये ग्राम में दिया हुआ है, तो इसको केजी में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर मैं सारी वैल्यूज पुट करूं, देखो डेल्टा टी एफ की वैल्यू गिवन है, डेल्टा टी एफ की वैल्यू देखो ये रही 1.62 केल्विन, ये चीज गिवन है। और इन सब की आई की वैल्यू मुझे नहीं पता, यहाँ इसे फाइंड आउट कर लूंगी मैं। और के एफ की वैल्यू कितनी है बच्चे, के एफ की भी वैल्यू गिवन है, एवरीथिंग इज गिवन, 4.9, W2 2। और अभी मैंने बेंजोइक एसिड का मोलर मास फाइंड आउट किया था, वो आया था 122। आप बैक करके देख लीजिए वीडियो को। और ये 1000 डिवाइडेड बाय गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट 25, 1.62 I इंटू 4.9 इंटू 2000 डिवाइडेड बाय 25। यहाँ से बच्चे आपकी जो I की वैल्यू आती है वो आती है 0.504, इतनी वैल्यू आती है। I की वैल्यू फाइंड आउट करने पे हम यहाँ से अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं फ्रॉम दिस इक्वेशन 1। हाँ जी बिल्कुल, आई की वैल्यू आ गई 0.504, और यहां से 1 प्लस अल्फा, अल्फा की वैल्यू तो फाइंड आउट ही करनी है डिग्री ऑफ एसोसिएशन की, क्योंकि ये डाइमर बना रहा है, तो एन की वैल्यू 2 हो गई, माइनस 1। यहां से बच्चे अल्फा की वैल्यू हमारी आ जाती है 0.992। ये था एक मेथड, ये मेथड 1 है। अभी मेथड 2 भी है, अब ये मेथड 2 है। मेथड 2 करने से पहले मैं गिवन फिर से लिख लेती हूँ, ताकि मुझे बार बार पेज टर्न ना करना पड़े। W2 था 2 ग्राम, W1 था 25 ग्राम, और इन्होंने ऑब्जर्व्ड दे रखी थी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू डेल्टा TF 1.62 केल्विन, और KF की वैल्यू थी बच्चे 4.9 केल्विन kg पर मोल, ये थी बच्चे वैल्यू। ये वैल्यूज होने के बाद अब हम जो दूसरा मेथड ट्राई कर रहे हैं, अब तो मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करके फटाफट निकाल लिया था। अब जब हम दूसरा मेथड ट्राई कर रहे हैं, उसमें क्या होगा, उसमें क्योंकि ऑब्जर्व डेल्टा TF की वैल्यू थी, ऑब्जर्व मीन्स आई इंक्लूडेड इन द फॉर्मूला एंड कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी मीन्स आई इज नॉट इंक्लूडेड, तो कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी निकालती हूँ। कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, कौन सी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, डेल्टा TF ही निकालना पड़ेगा, और कैलकुलेटेड वाली में बच्चे आई की वैल्यू हम इंक्लूड नहीं करते हैं। KF M अगेन मोलैलिटी, given number of moles of solute divided by mass of solvent in kg। number of moles of solute मतलब given mass of solute divided by molar mass
मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, मास ऑफ सॉल्वेंट यानी कि W1 इन केजी, क्योंकि ग्राम में दिया हुआ है हमें तो हम 1000 से डिवाइड कर देंगे इसे। यहां से अगर हम कैलकुलेटेड KF की वैल्यू गिवन है 4.9, W2 की वैल्यू कितनी है बच्चे 2 ग्राम, और M2 यानी कि मोलर मास ऑफ बेंजोइक एसिड जो कि अभी हमने कैलकुलेट किया था 122 था, और W1 की वैल्यू कितनी है 25 है। यहां से जब आपकी कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू आती है, ये आती है 3.21 केल्विन, माइंड द यूनिट्स। और I की वैल्यू जो एक फॉर्मूला ये भी तो है कि ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइडेड बाय कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ऑब्जर्व्ड कितनी वैल्यू थी 1.62 केल्विन, और ये कैलकुलेटेड 3.21। तो जो I की वैल्यू निकल के आती है बच्चे वो आती है, I की वैल्यू निकल के 0.504, ये I की वैल्यू निकल के आई। अब ये कह रहा है कि बेंजोइक एसिड डाइमर बनाता है, उसमें तो जो पहले वाले मेथड में तो ध्यान से देखिएगा, पहले वाले मेथड में मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला पुट कर दिया था, लेकिन इस मेथड में पहले हमने ये निकाला और इसके बाद बेंजोइक एसिड एक डाइमर बनाता है, बेंजोइक एसिड एक डाइमर बनाता है। या तो आप डायरेक्ट फॉर्मूले में पुट कर सकते हैं या फिर आप ऐसे कर सकते हैं कि ये 2 है और ये क्या बना रहा है, एक डाइमर बना रहा है C6H5COOH। अब ये 2 है, जैसे कि मैंने आपको जब जनरल एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना बताया था डिग्री ऑफ एसोसिएशन के केस में, उस टाइम पे मैंने बताया था इसको 1 लेके चलना है, इनिशियली इसको 1 लेके चलना है और एट टाइम t इसको हम देखते क्या लेते हैं। देखो पहले वाला आपको दिखा देती हूँ मैं एक बार, ये पहले वाला केस है जब मैंने आपको एसोसिएशन का केस कराया था कि 1 लेना है और इनिशियली तो कुछ भी एसोसिएट नहीं हुआ, लेकिन जब डिग्री ऑफ एसोसिएशन आएगी तो देखो 1 जब n था तब 1 बन रहा था, जब अल्फा है तो अल्फा बाय n, अल्फा अगर एसोसिएट हो रहा है तो अल्फा बाय n। सिमिलरली इस केस में क्या करेंगे हम, इस केस में भी हम यही करेंगे कि इनिशियली कुछ नहीं था, कुछ एसोसिएट नहीं हुआ, फिर डिग्री ऑफ एसोसिएशन अल्फा आई और अल्फा के बाद डाइमर बना है तो अल्फा बाय n ना करके अल्फा बाय 2 कर दो, क्योंकि डाइमर बना है, आना वही फॉर्मूला है लेकिन इसमें डिराइव कर रहे हैं हम। और I की वैल्यू क्या होती है, I की वैल्यू होती है n ऑब्जर्व्ड बाय n थ्योरेटिकल। यस मैम, n ऑब्जर्व्ड कितना हो गया 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाय 2, और n थ्योरेटिकल 1 है, लिखने की जरूरत नहीं है। अगर मैं अल्फा कॉमन ले लेती हूँ तो इसमें आ जाती है 1 बाय n माइनस 1 प्लस ये वैल्यू आ जाती है। अब मैं जो हमने I की वैल्यू फाइंड आउट की थी वो इस फॉर्मूले में पुट कर देती हूँ, इज इक्वल्स टू 0.504। यहां से अब जाहिर सी बात है ये जो n है ये 2 है, यहाँ पे था 2 मेंशन कर दिया मैंने यहाँ पे, तो यहां से हम अल्फा की वैल्यू जब हम फाइंड आउट करेंगे तो अल्फा की वैल्यू उतनी आएगी जैसे हमारी प्रीवियस फॉर्मूले के थ्रू आई है 0.992। तो आपको जो फॉर्मूला ठीक लगे आप उससे कर सकते हैं। और मैं आपको एक क्वेश्चन दे देती हूँ, आपका होमवर्क है और कमेंट सेक्शन में आपको मेंशन करना है ये आपकी वैल्यू आई। अभी मैं आपको क्वेश्चन देती हूँ। सो स्टूडेंट्स, दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन एंड काइंडली कमेंट डाउन योर आंसर्स। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।